गुड मॉर्निंग। जैसा एक कल मैंने कहा था कि सुबह मिलेंगे, तो पहले सोच रहा था कि हम लोग बातचीत न करें, क्योंकि मैं ये तय ही नहीं कर पाया कि हम लोग किस चीज पे बात करेंगे। मैंने सुविधा के लिए ये तय किया है जिससे कि सारे लोगों की रुचि जिसमें है, मैं नहीं जानता कितना सही होगा ये, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से मैं तो टीवी देख नहीं रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है टीवी में क्या आता है क्या नहीं आता है। फिर भी जो मेरा अपना अतीत का अनुभव है, मैं तकरीबन 20 साल तक बहुत ही सघन भाव से टेलीविजन देखता रहा हूं। मतलब 10-10 घंटे 8-8 घंटे मैं टेलीविजन देखता रहा हूं, क्योंकि मुझे मीडिया पे काम करना था। मेरी शुरू से धारणा रही है कि बातचीत उन विषयों पर की जाए जो सामयिक हों और उन विषयों पर की जाए जो कि सबकी रुचि के हों। मैं ऐसे विषयों पर बातचीत करने के पक्ष में कभी नहीं रहा कि जो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के ही रुचि के हों। चूंकि राजनीति में सभी रुचि लेते हैं, राजनीति में सभी भाग लेते हैं, राजनीति की खबरें सभी पढ़ते हैं, इसलिए मैं राजनीति पे ज्यादा लिखता भी हूं। फिर भी अपनी सुविधा के लिए और आपकी सुविधा के लिए हमने ये तय किया है कि हम लोग सीरियल कल्चर पर बात करेंगे। ये जो टेलीविजन में जो सीरियल संस्कृति का विकास हुआ है, ये सीरियल संस्कृति अल्टीमेटली समाज में किस तरह की चीजों को पैदा करती है। सीरियल संस्कृति का कोई राजनीतिक आयाम भी है या वैचारिक आयाम भी है। मुझे अभी 1-1.5 घंटा पहले मुझे ये महसूस हुआ कि सीरियल पर बात की जानी चाहिए, सीरियल की कल्चर पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि लोग अभी घर में बैठे हैं और घंटों सीरियल देख रहे हैं। हम में से अधिकतर लोग, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सीरियल नहीं देखे। मैं भी सीरियल देखता रहा हूं, मैंने घंटों सीरियल देखे हैं और एक जमाने में खूब एंजॉय भी किया है उसे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सीरियल देखना कोई बुरी चीज है या टेलीविजन देखना कोई बुरी चीज है। टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, टेलीविजन देखना चाहिए, रेडियो भी सुनना चाहिए, इंटरनेट का भी आनंद लेना चाहिए। जब जनमाध्यम है इसलिए हम सब लोगों के लिए हैं, हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन जानना चाहिए। टेलीविजन के बारे में एक तो दिक्कत यह है कि हम देखते हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते, और इसका एक बड़ा कारण है कि हमारे यहां जो पठन पाठन का जो स्तर है और पठन पाठन का जो ढांचा है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें मीडिया लिटरेसी के लिए कोई जगह नहीं है। कहीं पर भी सामान्य तौर पर विभिन्न विषयों के साथ में माध्यम साक्षरता की शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए हम लोग माध्यमों में जो चल रहा है उसके प्रति एकदम अनभिज्ञ रहते हैं, हम उसके परिणामों को लेकर अनभिज्ञ रहते हैं। और यह अनभिज्ञता सत्ता के शिखर से लेकर नीचे तक है, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी कभी माध्यम के बारे में पढ़ा नहीं। माध्यम अच्छा लगता है, हर व्यक्ति को अपना टेलीविजन पर चेहरा अच्छा लगता है, अपील करता है। टेलीविजन बहुत पावरफुल मीडियम है, उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। जिस तरह से हमारे यहां धर्म बहुत ताकतवर है, भगवान बहुत ताकतवर है, उसी तरह आधुनिक समाज में और कंटेम्प्रेरी समाज में पिछले 60-70 साल में जो माध्यम सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा है वह है टेलीविजन, सारी दुनिया में। टेलीविजन एक तरह से समाज का माई बाप है। आप टेलीविजन बंद कर दिए, देखिए लोगों का कैसा सफोकेशन होता है। मेरे 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त का कनेक्शन खराब हो गया, उसे मैकेनिक नहीं मिल रहा था,
अब वो बोला कि दिन भर हो गए घर में हम पति पत्नी को बैठे बैठे, बहुत बोर होते हैं, बहुत परेशान है पंडित जी, समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने फोन करके पूछा क्या हाल है, बोले कि मजे हैं। तो मैंने कहा टीवी ठीक हो गया, बोले कि हाँ कनेक्शन ठीक हो गया, कारीगर आके ठीक कर गया। टेलीविजन है तो सब कुछ है और टेलीविजन नहीं है तो एकदम शून्य है। ये जो स्थिति है, ये टेलीविजन ने जो क्रिएट किया है, ये स्थिति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक चीज तो मान ही लीजिए कि टेलीविजन बहुत शक्तिशाली है। टेलीविजन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि टेलीविजन को जानना चाहिए। टेलीविजन में जो विभिन्न विधाएं प्रसारित होती हैं उनके बारे में जानना चाहिए। उपेक्षा करके, घृणा करके आप टेलीविजन से लड़ नहीं सकते। टेलीविजन के बारे में जितनी आपकी बेहतर समझ होगी, आप उतना ही बेहतर ढंग से टेलीविजन को अपने दास के तौर पर, गुलाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुश्किल यह है कि हम टेलीविजन के बारे में जानते नहीं हैं, हम अनभिज्ञ हैं, हमारे अंदर माध्यम चेतना नहीं है। इसलिए अब होता क्या है कि टेलीविजन हमारे ऊपर अपना शासन चलाता है। 9 बज रहे हैं तो सीरियल आएगा, कौन सा सीरियल आएगा फिक्स है, वो सीरियल देखेंगे। किसी को 10 बजे सीरियल देखना है, किसी को 11 बजे सीरियल देखना है। ये जो टेलीविजन है, इस टेलीविजन के अंदर एक बहुत ही विलक्षण एलिमेंट है, और ये एलिमेंट टेलीविजन में ही नहीं है, ये एलिमेंट अखबार में भी है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक सामान्य धारणा है कि जनमाध्यम, आधुनिक जनमाध्यम जब आए तो उन्होंने आधुनिकता का, आधुनिक भावबोध का विकास किया और प्रचार प्रसार किया। और जाहिर है कि जब नवजागरण आया तो नवजागरण के समय पे ये तो स्थिति थी कि अखबार आए, पत्रिकाएं आई, तो नवजागरण पैदा हुआ और समाज सुधार की परंपरा की शुरुआत हुई। समाज सुधार हुए, धार्मिक सुधार हुए, नए समाज के निर्माण की प्रक्रिया में पत्र पत्रिकाओं से मदद मिली। सवाल यह है कि क्या मामला इतना ही सीधा साधा है? क्या अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में वही चीजें छपती रहीं जो कि समाज सुधार के लिए और विकास के लिए जरूरी थी? जी नहीं। जब अखबार आया तो अखबार के आने के साथ में एक काम और हुआ। जब छापे की मशीन आई तो छापे की मशीन के आने के बाद में एक काम और हुआ कि उसने तमाम मध्यकालीन जो साहित्य था उसे पुनरुज्जीवित कर दिया। जो पांडुलिपियों में किताबें थी, वे किताबें अब प्रिंटेड बुक्स के फॉर्म में आई, जो पांडुलिपियां थी। एक नए मीडियम का जन्म हुआ जिसे हम लोग पुस्तक कहते हैं। और जब अखबार आया तो हम तो सोच रहे थे कि नया विचार आएगा, नई दुनिया आएगी, लेकिन अखबार के आने के बाद में नया विचार और नई दुनिया ही नहीं आई, बल्कि वे विचार और वह दुनिया भी आई जिस अतीत को हम लोग छोड़ चुके थे, जिससे हम बाहर निकल आए थे। अचानक अखबारों में मध्यकालीन भावबोध और उससे भरी हुई रचनाएं धड़ाधड़ आने लगी। तो आधुनिक काल में अखबारों के आने के साथ जहां नए विचार आए, वहीं पुराने जो आउटडेटेड, रिजेक्टेड, प्रतिगामी विचार थे, वे पुनरुज्जीवित हो उठे। अब आप क्या सोच रहे हैं कि अखबार में जो ये लक्षण दिखाई दिया कि पुरानी अतीत की जो खारिज की गई मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, जीवन संबंध हैं, जो कि अखबारों में खूब छपे और प्रचारित प्रसारित हुए, और आज वह एक बहुत बड़ा खाद्य है। टेलीविजन के आने के बाद में क्या यह स्थिति बदली? नहीं। टेलीविजन ने जहां नए विषयों को जन्म दिया, वहां उसने पुराने जो जड़, रूढ़ि मूलक, रिजेक्टेड,
अंधविश्वास से भरी हुई चीजें, उन सबको एक सिरे से पुनर्जीवित कर दिया। हमने सोचा ही नहीं कि टेलीविजन जब आएगा तो टेलीविजन अंधविश्वास का माध्यम बन जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे कि वो एक तरह से मनोरंजन का, न्यूज का, इस तरह का माध्यम होगा, लेकिन आज हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में अंधविश्वास के प्रचार प्रसार का सबसे शक्तिशाली माध्यम कौन सा है? टेलीविजन। जो प्राचीन रिजेक्टेड जीवन मूल्य हैं, संस्कार हैं, आदतें हैं, उनको नए सिरे से क्रिएट करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? टेलीविजन। टेलीविजन में साइंस भी है, ऐसा नहीं कि साइंस नहीं है। टेलीविजन में ऐसी भी चीजें हैं जो हम लोग खुश होते हैं डिस्कवरी देख के, लेकिन यह तो एक चीज है जो कि खुली वास्तविकता है कि टेलीविजन के आने के बाद एक नए किस्म के पुनरुत्थानवाद की शुरुआत हुई है। जिस तरह 19वीं शताब्दी में अखबारों के आने के बाद समाज सुधार और धार्मिक समाज सुधार, दोनों ही किस्म के समाज सुधारों के समानांतर समाज में पुनरुत्थानवाद की शुरुआत हुई थी, उसी तरह से टेलीविजन के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नए किस्म के रिवाइवलिज्म की, पुनरुत्थानवाद की शुरुआत हुई है। और आप तय मान लीजिए, जब टेलीविजन में पुनरुत्थानवाद आएगा तो टेलीविजन में फिर सांप्रदायिकता भी आएगी, हिंदू मुस्लिम भेद भी आएगा, छोटे बड़े का भेद भी आएगा। हमारी शुरुआत हुई थी आधुनिक काल की किन चीजों से? हमने वायदा किस चीज का किया था? हमने वायदा इस चीज का किया था कि हम हिंदुस्तान में समानता स्थापित करेंगे, लोकतंत्र स्थापित करेंगे, हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे। आप उठा के देखिए 19वीं शताब्दी की पत्रिकाएं, 20वीं शताब्दी की पत्रिकाएं, उनमें एक बड़ा हिस्सा पत्रिकाओं का एक हिस्सा वह है जो कि समाज सुधार के मसलों पर लिख रहा है, विवेकवादी प्रश्नों पर लिख रहा है, यथार्थ के सवालों पर लिख रहा है। और एक उससे भी बड़ा हिस्सा यह है, वह है जो कि लगातार पिछड़े समाज के सवालों पर लिख रहा है, अतीत के सवालों पर लिख रहा है। मेरा कहने का आशय यह है कि जब कोई भी जनमाध्यम हमारे बीच में आता है तो वो नई चीजें ही पैदा नहीं करता, बल्कि वह अतीत के गड़े हुए मुर्दे भी जिंदा कर देता है। और टेलीविजन की यही खूबी है और यही ताकत भी है कि टेलीविजन के पास में आज एक ऐसा दर्शक वर्ग है जिसे अतीत के गड़े हुए मुर्दे पसंद हैं। वह मुर्दों में आनंद लेना सीख गया है, उसे मुर्दों में मजा आता है। और अतीत के मुर्दे कब उठ खड़े होते हैं? अतीत के मुर्दे तब उठ खड़े होते हैं जब देश भयंकर संकट में हो। अचानक अतीत यानी पुराने घर की याद सताने लगती है। जब हम आगे की तरफ जा रहे थे, जब नई संभावनाओं की तरफ जा रहे थे, नए किस्म के शॉप ओपेरा की तरफ, धारावाहिक संस्कृति की तरफ जा रहे थे, तो अचानक रामायण आया, महाभारत आया। और रामायण और महाभारत ने सारी हिंदुस्तान की संस्कृति का परिदृश्य ही बदल दिया। आप जस्ट सोचिए, मैं एक नमूना दे रहा हूं कि कैसे परिदृश्य बदला। उस समय तो सेकुलर सरकार थी। सेकुलर सरकार ने हिंदुस्तान की जनता की सेवा के लिए बड़ी सदिच्छाओं के साथ में रामायण और महाभारत सीरियल की शुरुआत की थी। जिस समय रामायण और महाभारत सीरियल दिखाया जाता था, मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूं, सुबह जिस समय रामायण सीरियल आता था तो उस समय सारे हिंदुस्तान में बिल्कुल लॉकडाउन हो जाता था। सारे हिंदुस्तान में कोई सड़क पर नजर नहीं आता था। घोषित लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने में रामायण सीरियल ने जो भूमिका अदा की है,
वह भूमिका किसी भी सीरियल ने अदा नहीं की है। रामायण और महाभारत सीरियल के पास में दर्जनों विज्ञापन होते थे, दर्जनों उसके प्रायोजक होते थे। उसी समय एक सीरियल और लॉन्च हुआ था, जिस समय रामायण और महाभारत लॉन्च हुआ, उन्हीं के पैरेलल एक सीरियल और लॉन्च हुआ था जिसे भारत एक खोज कहते हैं, श्याम बेनेगल के द्वारा बनाया गया, जिसमें हिंदुस्तान के सभी बेहतरीन कलाकार काम कर रहे थे और रामायण महाभारत में सब औसत दर्जे के कलाकार काम कर रहे थे। आप उठा के देखिए, भारत एक खोज के दर्शक अगर 5 थे तो सीरियल के, रामायण सीरियल के दर्शक 5000 थे। और भारत एक खोज का कोई प्रायोजक नहीं था, सिर्फ एक टाटा स्टील। हिंदुस्तान के पूंजीपतियों ने भारत एक खोज को प्रायोजक के तौर पर विज्ञापन देना तक उचित नहीं समझा। और किसे विज्ञापन देना उचित समझा? रामायण और महाभारत को। भारत एक खोज हिंदुस्तान के इतिहास की विवेकवादी परंपरा और उसके विवेकवादी बोध पर केंद्रित सीरियल था कि हम इतिहास को कैसे देखें, भारत को कैसे देखें, उसकी वैज्ञानिक समझ क्या हो सकती है। लेकिन उसके दर्शक गिनती के लोग होते थे, उसका प्रायोजक कोई था ही नहीं, एक टाटा के विज्ञापन को छोड़ के। और वहीं दूसरी तरफ रामायण के प्रायोजकों की लाइन लगी हुई थी। और हालत यह थी कि जिस इलाके में बिजली ना आए रामायण के समय, उस इलाके में लोगों ने जाके बिजली घरों को घेर लिया था और कई जगह बिजली घरों में आग लगा दी। कहने का मेरा आशय है कि जब जनमाध्यमों में पुनरुत्थानवाद का नया पहलू सामने आता है, पुनरुत्थानवाद का नवोदय होता है, तो उस समय प्रशासन एकदम ठप हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि सीरियल तो सिर्फ मनोरंजन है, वहां मनोरंजन के अलावा और आनंद के अलावा और कुछ नहीं है, वे भोले हैं। धारावाहिक की संस्कृति में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि वहां एक दिमागी नियंत्रण का काम भी होता है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आप बच नहीं सकते। और इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि आपने अपने यहां कोई जनमाध्यमों के प्रति अवेयरनेस पैदा नहीं की है। ना दूरदर्शन में बैठे लोग ये जानते हैं कि इस सीरियल जो दिखा रहे हैं उसका क्या सामाजिक असर होगा, न वो ये जानते हैं कि इसका कोई राजनीतिक प्रतिगामी असर भी होगा। नहीं, वो नहीं जानते। उनके लिए तो रामचरितमानस है, रामायण है। राम एक एपिकल चरित्र है, उनके लिए महाभारत एक एपिकल कृति है जिस पर सीरियल बनाना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीरियल नहीं बननी चाहिए, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सीरियल के अंदर सिर्फ शुद्ध मनोरंजन नहीं होता, बल्कि सीरियल के अंदर, हर सीरियल के अंदर अंतर्ग्रथित तौर पर एक मजबूत राजनीति होती है। और हमने क्या किया और अभी हम क्या कर रहे हैं, पिछले जब से सीरियल आए हैं, 3 दशक से ऊपर हो चुका है, 4 दशक के करीब होने को आए, हम लोगों ने अभी तक सीरियल के बारे में ठीक से पठन पाठन की व्यवस्था भी नहीं की है। एक ऐसा जेनर जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, एक ऐसा मीडियम जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसके पठन पाठन की भी ठीक से एक सामान्य व्यवस्था नहीं की है। छोटे छोटे बच्चे ये तो जानते हैं कि कंप्यूटर की लिटरेसी के बारे में प्रोग्राम तो बना दिए गए हैं। क्लास 2, 3 के बच्चे कंप्यूटर
की क्लास होती है उनकी उनकी कंप्यूटर की टीचर क्लास में आती है, वो बच्चे जानते हैं। लेकिन वे छोटे बच्चे ये नहीं जानते कि जो सीरियल दिखाया जा रहा है वो उनके ऊपर क्या असर डालेगा। देखिए कितने चालाक लोग हैं हमारे, वो आपको कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग को कौन चीज चला रही है इसके बारे में नहीं बता रहे। हमारे बच्चे किससे प्रभावित होते हैं? कंप्यूटर के प्रयोजन मूलक तरीकों से या सीरियल और विज्ञापन की कल्चर से। आज हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में ऐसा बच्चा खोजना मुश्किल होगा जो टेलीविजन न देखता हो। ऐसा बच्चा खोजना मुश्किल होगा जो टेलीविजन से प्रभावित न होता हो। ऐसा बच्चा खोजना मुश्किल होगा जो टेलीविजन को जान से ज्यादा प्यार न करता हो। लेकिन मजाल है हिंदुस्तान में एनसीईआरटी के कोर्स में मीडिया लिटरेसी पढ़ा दिया जाए। किसने रोका था इसे? क्यों नहीं पढ़ाया गया इसे? क्यों नहीं हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में, बीए में, एमए में, सभी विषयों के विद्यार्थियों को मीडिया लिटरेसी पढ़ाई गई? मीडिया लिटरेसी के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं की, सिखाने की कोशिश नहीं की। हम में से जो लोग ये कह रहे हैं और जो लिख रहे हैं, मैं विनम्रतापूर्वक उनसे असहमत हूं। रामानंद सागर तुलसीदास नहीं है और बी.आर. चोपड़ा वेदव्यास नहीं है। वेदव्यास ने जो महाभारत लिखा था ये वह महाभारत नहीं है, और तुलसी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, चूंकि मित्र हितेंद्र पटेल ने टिप्पणी लिखी है वहां। सीरियल का लक्ष्य क्या है? एक तो उसका वैचारिक पहलू और दूसरा उसका बाजार का पहलू है। सीरियल की कल्चर लगातार उपभोग और उपभोग की अनंत भूख को संप्रसारित करती है। कंज्यूमरिज्म का वह एक इफेक्टिव सहयोगी मीडियम है। कहां रामायण में लिखा हुआ है और कहां वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ है या तुलसीदास की रामायण में लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी किस तरह के वस्त्र पहनते थे? महाभारत में औरतें किस तरह की साड़ी पहनती थी? विज्ञापन उद्योग और विज्ञापन उद्योगों का दिमाग वो सीरियल के पात्रों के ड्रेस डिजाइन को तैयार करता है। बताएं कि रामानंद सागर जो है ना वो कितने अकलमंद थे। मैं जानता हूं बहुत अकलमंद थे। अगर अकलमंद नहीं थे तो उन्हें सीरियल बनाने का ठेका ही क्यों दिया गया? सीरियल संस्कृति का एक मेजर कंपोनेंट है विज्ञापन उद्योग। हर चीज बिकती है उसमें। जो चीज सीरियल में दिखाई जा रही है उसके पहले एक तरह से तय सौदे हो चुके हैं। आप उठा के देखिए, स्टार वार सीरियल आया और स्टार वार सीरियल के आते ही पूरी की पूरी रेंज ऑफ कमोडिटी जो स्टार वार से जुड़ी हुई थी, स्टार वार के चरित्रों से जुड़ी हुई थी, वो बाजार में आ गई। टेलीविजन एक माध्यम नहीं है, सिर्फ माध्यम नहीं है। सारी दुनिया का यह अध्ययन है, अनेक बड़े लोगों ने यह अध्ययन किया कि टेलीविजन ने अंधविश्वास के उद्योग को खड़ा करने में केंद्रीय भूमिका अदा की है। मैं लोगों के नाम बता के मैं यहां जो है ना वो क्लास नहीं लेना चाहता। लोग थोड़ा सा अपनी मेहनत करें, पढ़ें थोड़ा सा जाके। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं। टेलीविजन ने हिंदुस्तान के रंगमंच की परंपरा को सक्रिय क्यों नहीं किया? कहीं किसी भी जगह पर टेलीविजन ने सॉप ऑपेरा की जगह नाटकों का प्रदर्शन हो और नाटक दिखाए जाएं, इसे कल्टीवेट क्यों नहीं किया?
नाटक के कलाकार को अगर सरवाइव करना है तो वो सीरियल में जाए, रंगमंच छोड़ दे। रंगमंच में रोटी नहीं मिलती। रंगमंच चलाने वाले लोग एकदम हैंड टू माउथ रहे, आधे समय भूखे रहे हैं। उन्हें तभी खाना मिला है जब वो मास मीडिया में चले गए। हम ये चीज समझने के लिए तैयार नहीं होते कि जो चीज सरकार कर रही है, चाहे उसकी कितनी भी अच्छी सदिच्छाएं रही हो, मैं इंटेंशन पर नहीं काम करता, मैं इसके आउटकम पर मेरी नजर है कि सीरियल कल्चर ने कौन सी चीज क्रिएट की। सीरियल की संस्कृति का लक्ष्य क्या है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। सीरियल की संस्कृति इसलिए नहीं है कि आपकी कृतियों की रक्षा की जाए, आपके पुराने जनमाध्यमों की रक्षा की जाए। आप उठा के देखिए कितने टेलीविजन चैनल हैं जिन पर के साहित्य के प्रोग्राम आते हैं। बांग्ला के चैनलों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप कुछ देर के लिए, मैं इधर की नहीं जानता। हिंदी में एक भी बड़े लेखक की रचनाएं, एक भी बड़े लेखक की रचनाएं ईमानदारी से पेश की गई, और तो छोड़ दीजिए। डीडी ने जो गोदान पर सीरियल बनाई थी, जो चित्रित किया था गोदान को, और हिंदुस्तान के नामी ग्रामी लोगों ने उसमें भाग लिया था और चित्रित किया था। गोदान का बिल्कुल कबाड़ा करके रख दिया। अरे गोदान का चित्रण ऐसे होगा कि उसमें से दलित को गायब भी कर दिया जाए और दलित समस्या को गायब कर दिया जाए, क्योंकि उस समय जो सरकार थी वह सरकार नहीं चाहती थी कि दलित के एजेंडे को केंद्र में लाया जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं इस पे थोड़ा सा बाद में बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें, थोड़ा सा आप लोग भी अपना दिमाग खर्च करें। जो हमारे यहां परंपरागत माध्यम थे, परंपरागत माध्यमों को जब टेलीविजन में लाया गया तो उनके लिए दर्शक और प्रायोजक मिलना मुश्किल हो गया। भारत सरकार एक चैनल चलाती थी, और वो चलता है कि नहीं चलता मैं नहीं जानता, जिसमें सिर्फ कलात्मक प्रोग्राम होते थे, उसके कोई दर्शक नहीं है हिंदुस्तान में। अब आप ये बताइए मुझे कि क्या हिंदुस्तान में कलात्मक अच्छे कार्यक्रमों के दर्शक ढूंढना अपने आप में क्यों मुश्किल हो रहा है? क्यों ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि दर्शक की अभिरुचि दूसरी विकसित कर दी गई? यह मत कहिए कि वो तो स्वतः स्फूर्त होता है, वो अपने आप ही बनती है। नहीं, दर्शक की अभिरुचियां स्वतः स्फूर्त जितनी होती हैं उससे अधिक निर्मित होती हैं। और ये डायलेक्ट्रिकल मामला है, आप जैसा दिखाएंगे वैसा पाएंगे। अगर आप घटिया दिखा रहे हैं तो घटिया संस्कृति ही नीचे आएगी। घटिया से मतलब जब आप स्टीरियोटाइप दिखाएंगे। सीरियल संस्कृति की सबसे केंद्रीय विशेषता क्या है? क्यों भारत एक खोज से बाकी सीरियल अलग हैं? क्योंकि भारत एक खोज डॉक्यूमेंट्री के वृत्तचित्र के फॉर्मेट में आया और उसमें स्पेस बहुत होता है क्रिएटिविटी का। लेकिन जो सीरियल बनते हैं, जिन्हें हम लोग देखते हैं, जिनका हम आस्वाद लेते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, वे सीरियल डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में नहीं है। वे स्टीरियोटाइप जो प्रस्तुतियों के तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो स्टीरियोटाइप प्रस्तुतियां, ये साहित्य की बड़ी पुरानी डिबेट रही है। स्टीरियोटाइप प्रस्तुतियां जितनी बढ़ेंगी समाज में रूढ़िवाद उतना ही बढ़ेगा। साहित्य में, कलाओं में रूढ़ियां उतनी ही बढ़ेंगी। तो आपने स्टीरियोटाइप प्रस्तुतियों को तो क्वेश्चन नहीं किया।
बल्कि स्टीरियोटाइप प्रस्तुतियों पर और ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि वह इजी होता है। उसमें जो नाटक के रंगमंच के लोग हैं, जो फेसबुक में हमारे दोस्त हैं, उसमें महेश वशिष्ठ सबसे सीनियर मोस्ट लोग हैं, वो बेहतर ढंग से बता सकते हैं, मैं नहीं जानता उतना। कलात्मक सृजन की स्टीरियोटाइप प्रस्तुतियों में कोई संभावना नहीं होती। इसलिए जो स्टीरियोटाइप प्रस्तुतियों के लिए विषय चुने जाते हैं, वे वही विषय चुने जाते हैं जिनको कि आप बिना कलात्मक प्रस्तुति के पेश कर सकें। हम ये सोचें, जस्ट सोचें कि टेलीविजन संस्कृति ने आखिर कैसा समाज रचा। ये बहस किसी एक सीरियल को लेकर नहीं है, ये ओवरऑल टेलीविजन में जो सीरियल कल्चर आई, उस सीरियल कल्चर को लेकर है कि सीरियल कल्चर को हम कैसे देखें। ये सीरियल कल्चर है जो कि आपके मास कल्चर का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है, ये कल्चर का इंटीग्रेटेड हिस्सा नहीं है। रामायण और महाभारत जब लिखे गए तो वे कल्चर के हिस्से के तौर पर लिखे गए, और जब ये रामायण और महाभारत जब प्रस्तुत किए गए सीरियल में, तो ये मास कल्चर के पैकेज में पेश किए गए, ये कल्चर से निकाल लिए गए, और ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। कल्चर और मास कल्चर में अगर फर्क नहीं होता तो फिर बात ही, बहस की जरूरत ही नहीं थी। अगर टेलीविजन से कल्चर ही पुनरुत्पादित हुई होती तो हम इतना बहस और विवाद और इतना लेखन पढ़न क्यों कर रहे होते। कैसे वो कल्चर ऑपरेट करती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें, क्योंकि ये बहुत ही प्रोवोकेटिव विषय हैं और इन पर हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं। मास कल्चर आपके बीच में कब दाखिल होती है और मास मीडिया कब दाखिल होता है? मास मीडिया और मास कल्चर आपके बीच में तब दाखिल होते हैं जब आप खाली होते हैं। मसलन दो लड़कियां मिली आपस में, पूछा उन्होंने राजी खुशी, तुम कैसी हो? उसने कहा तुम कैसी हो? उसने कहा मैं अच्छी हूं, मैं ये है वो है। अचानक फिर उसने तत्काल पूछती है कि अच्छा ये बताओ, तुमने कल रात को वो सीरियल देखा था? तो कहती हां देखा था। खाली हैं। खाली समय जब भी होगा, आप जब भी खाली होंगे, मास कल्चर का कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके डिस्कशन में आएगा, वो हस्तक्षेप करेगा, आप उसमें मजा लेंगे, बातें करेंगे। मास कल्चर हमेशा आपके खाली समय में दाखिल होती है। यह भी कह सकते हैं आपके खाली समय को भरने का काम करती है। उसकी क्या भूमिका हो सकती है? अब जैसे मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूं आपसे जो कि आप समझ सकते हैं। रामायण सीरियल जब आया तो रामायण सीरियल, अब मैं अभी की नहीं कह सकता क्योंकि अब तो बाजार बंद है, लॉकडाउन है। जिस समय रामायण सीरियल दिखाया जा रहा था, उस समय स्थिति यह थी कि रामायण सीरियल की वजह से रामचरितमानस की बाजार में बिक्री बढ़ गई अचानक। एक उसका असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने रामचरितमानस की जितनी प्रतियां रामायण सीरियल के दिखाए जाते समय बेची थी, उतनी उसके पहले 10 साल में नहीं बेची। और तो और तमस सीरियल जब दिखाया गया, जो कि सबसे कम दर्शक जिसे मिले, तो तमस के दिखाए जाने के बाद में तमस की भी बिक्री बढ़ी। कोई कृति जब सीरियल में आती है तो उसका एक असर पड़ता है। वो कृति लोग बाजार में जाते हैं और खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं आप समझिएगा थोड़ा सा, दो तरफा है ये मामला। हैरी पॉटर जब सीरियल लॉन्च हुआ, हैरी पॉटर से ज्यादा दर्शक वर्ग रामायण के पास नहीं है, अभी भी नहीं है। हैरी पॉटर जब लॉन्च हुआ सीरियल, तो आप कल्पना कीजिए कि हिंदी पर क्या असर हुआ होगा उसका।
मैं और भाषाओं की बात छोड़ रहा हूं अभी। भोपाल से एक पब्लिशर था जिसने कि हैरी पॉटर की किताब छापी हिंदी में। आप जान लीजिए, उसने हैरी पॉटर सीरियल का बच्चों पर यह असर हुआ कि हैरी पॉटर की किताब की 1 लाख प्रतियां हिंदी में बिकी। आपके हिंदी में अभी भी 1 लाख प्रेमचंद नहीं बिके हैं। प्रेमचंद का कोई उपन्यास नहीं बिका है। हैरी पॉटर बिका। हिंदी में सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यासकार कौन है आज भी? वही उपन्यासकार सबसे ज्यादा बिकता है जो मास कल्चर का अंग है। गैस कीजिए, सोच के देखिए। देवकीनंदन खत्री आज भी सबसे बड़ा आइकॉन है। जब चंद्रकांता सीरियल शुरू हुआ तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यास की स्थिति यह थी कि 10 पब्लिशरों ने 20-20 हजार प्रतियां देवकीनंदन खत्री के उपन्यास की छापी और पूरा का पूरा सेट महीने 1.5 महीने में बिक गया। अगर कोई कृति सीरियल में आती है तो उसकी डिमांड अचानक बाजार में बढ़ जाती है। सो मास कल्चर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका कि वह टेलीविजन या मास मीडिया पुनरुत्पादन करते हैं। मास कल्चर का भी अगर उत्पादन न करें तो वहां कोई उसमें रुचि न ले। जाहिर है कि श्याम बेनेगल ने जब भारत एक खोज बनाई तो उसकी जो ड्रेसिंग कोड था, उस ड्रेसिंग कोड में विज्ञापन इंडस्ट्री की कहीं पर भी कोई भी सलाह नहीं मानी गई थी। कोई भी सीरियल चाहे वो लैटिन अमेरिका में बने, चाहे उत्तरी अमेरिका में बने, चाहे वो चीन में बने और चाहे वो यहां बने। एक और चीज, क्योंकि मुझे अचानक, मैंने कोई तैयारी नहीं की, अचानक मुझे याद आ रही है। चीन में जब तिएनमेन स्क्वायर वाली घटना घटी जिसमें कि 40 लाख के करीब लोग आए, तो उस समय चीन के टेलीविजन चैनल पर एक सीरियल आता था करीब 40-50 मिनट का। बड़ा जबरदस्त सीरियल था वो, और वो आयातित सीरियल था। और उस सीरियल के टारगेट पर कम्युनिस्ट थे और वामपंथी विचारधारा थी। वो सीरियल दिखाया जा रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। और जब वो सीरियल दिखाया जा रहा था, मुश्किल से उसके कुछ एपिसोड दिखाए गए थे, उसके बाद ही तिएनमेन स्क्वायर की घटना घटी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहला काम यह किया कि उस सीरियल को पहले बंद किया, उसके बाद में तिएनमेन स्क्वायर में मैसेकर किया और लोगों का दमन किया। सीरियल एक तरह से हिप्नोटाइज करते हैं, जान लीजिए आप, वह उन्माद पैदा करते हैं। वो कैसे उन्माद पैदा करते हैं इनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीरियल संस्कृति के जो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मास कल्चर के डायमेंशन है, इन पर अलग अलग तरीके से सोचा जाना चाहिए, बात की जानी चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी की सेवा में जितना समय टेलीविजन ने खर्च किया है, अगर सिर्फ उसका 5% समय टेलीविजन को समझाने पर खर्च कर दिया गया होता तो हिंदुस्तान का बड़ा भला होता। मजेदार बात यह है कि जो शासक वर्ग होते हैं, वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, इन सबकी रुचि इस बात में है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका जम के दुरुपयोग किया जाए। एक जमाने में रेडियो की आइकॉन कौन थी? रेडियो रिवॉल्यूशन का सबसे अधिक फायदा किसने उठाया हिंदुस्तान में? रेडियो रिवॉल्यूशन के जरिए डिक्टेटर कौन पैदा हुआ? आप लोग जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। सिनेमा के जब पीक पर सिनेमा चला गया था, तो पीक पर सिनेमा में जब आइकॉन पैदा हुआ अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, जिसने हिंदुस्तान को व्यापक प्रभावित किया, तो अमिताभ बच्चन के अभिनय ने किस चीज को जन्म दिया?
उसने इंदिरा गांधी जैसे डिक्टेटर को जन्म दिया। यह संयोग की बात नहीं है कि एक तरफ रामायण सीरियल आया था और दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन आया था, और अब राम मंदिर जब बनने जा रहा है तो फिर रामायण सीरियल शुरू किया गया है। यह कोइंसिडेंट नहीं है। हजारों सीरियल बने हैं डीडी के, एक से एक अच्छे और एक से एक बुरे बने हैं। आप बस सिर्फ ध्यान रखिएगा कि रामलला जो है झोपड़ी से दूसरी जगह जब सरकाए गए हैं और जब उनकी तैयारी चल रही है तो अब फिर नए सिरे से रामायण की शुरुआत की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चीज देख रहे हैं ये कैजुअली मत लीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने निर्णय लिया है वो कैजुअल निर्णय नहीं है। आपको लग सकता है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कोई तो वजह थी कि सिर्फ रामायण चुना गया और महाभारत चुना गया, कोई तो वजह थी। एक वजह है, एक वजह है समाज के सांप्रदायिकीकरण में सीरियल्स की जो भूमिका थी वो बहुत बहुत बड़ी वजह है। समाज के हिंदूकरण में इस सीरियल की जो भूमिका थी ये बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि आइडियोलॉजिकली अब आपके लिए बाबा रामदेव मददगार नहीं है। आप इतने सीरियल्स आए थे, डीडी में हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल हैं, पड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप उनमें से शुरू कर देते, कोई देखने नहीं आता दोबारा। लेकिन आपके पास में जो एक रिएक्शनरी मध्य वर्ग है जिसको कि आइडियोलॉजिकली फीडबैक की जरूरत है, वह भूखा और प्यासा है आइडियोलॉजिकली, तो उसके लिए कौन सा सीरियल सबसे अच्छा होगा? उसकी रिएक्शनरी आइडियोलॉजी को फीड करने के लिए सबसे अच्छा सीरियल हम लोग नहीं होगा, वो रामायण होगा। क्योंकि मुझे अब एक हिंदू मन चाहिए और हिंदू तन चाहिए। हिंदू मन और हिंदू तन और हिंदू राष्ट्र, इन तीनों के विवेक को स्पीड देने में रामायण सीरियल ने केंद्रीय भूमिका अदा की थी। हम कभी सोच ही नहीं रहे हैं इस बात को कि सीरियल जो है वो समाज में उथल पुथल पैदा करते हैं। वो तिएनमेन स्क्वायर की घटना के पीछे सीरियल था, और संयोग से सीरियल में जेएनयू की एक लड़की ने काम भी किया था जो अभी जेएनयू में पढ़ाती है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सीरियल सिर्फ मनोरंजन नहीं है। सीरियल की संस्कृति सिर्फ मनोरंजन नहीं है। अगर वो मनोरंजन होती तो इतनी बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो मनोरंजन नहीं है, उसके पीछे बड़े दांव लगे हुए हैं, उसके पीछे उद्योग के दांव लगे हुए हैं, उसके पीछे जो है राजनीति के दांव लगे हुए हैं, और बड़ी कॉस्ट उस पर लगी हुई है। इसलिए सीरियल को सिर्फ सीरियल न समझा जाए। फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखें। हम शाम को फिर बात करेंगे, और ये अभी कई दिन चलेगा सिलसिला, क्योंकि सीरियल तो हर अनंत, हर कथा अनंता की तरह। श्रीमद् भागवत की कथा से बड़ी कथा है सीरियल कथा। श्रीमद् भागवत की कथा तो 7 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन में, 5 दिन में खत्म हो जाती है। नवदुर्गा का, दुर्गा सप्तशती का पुरस्चरण भी 9 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन सीरियल तो कभी न खत्म होने वाली कथा है, और एक ऐसी कथा है जिसमें कि दाव पुरानी किसी भी मीडियम या जेनर से ज्यादा बड़े लगे हुए हैं। सीरियल में पैसा लगता है, सीरियल में दर्शक भी अपना समय खर्च करता है, सीरियल में बाजार का पैसा लगता है। इसलिए सीरियल के दाव बहुत बड़े हैं। तुलसीदास का दाव बहुत बड़ा नहीं था। तुलसीदास ने तो एक किताब लिखी थी, रामानंद सागर ने किताब नहीं लिखी थी। रामानंद सागर ने पूरे बाजार के लिए किताब लिखी थी, सरकार के लिए किताब लिखी थी, जिसे सीरियल कहते हैं। सीरियल की संस्कृति कंज्यूमरिज्म के बिना जी नहीं सकती। विज्ञापन उद्योग से अगर आप सीरियल को डीलिंग कर देंगे तो
सीरियल कोलैप्स कर जाएगा, सीरियल के लिए कोई प्रायोजक नहीं मिलेगा। इसलिए सीरियल को सिर्फ सीरियल और मनोरंजन न समझें। सीरियल के पीछे गंभीर राजनीतिक विवेक और दृष्टि भी काम कर रही है। अगर मुझसे पूछें आप, तो मैं तो ये मानूंगा कि सीरियल की भी एक विचारधारा होती है। सीरियल के अंदर भी एक सबवर्सिव एलिमेंट होता है। सीरियल के अंदर भी प्रतिगामिता होती है। प्रगतिशीलता कितनी होती है चीन वालों की, जो है ना, बिल्कुल तिएनमेन स्क्वायर के घटना के समय बिल्कुल एकदम हाथ में आ गई थी, एकदम जान निकल गई उनकी, सीरियल बंद करना पड़ा। कई लाख लोग उसमें शहीद हुए, हजारों लोग पकड़े गए। कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी अंदर है, उसे भी सजा हो गई। तिएनमेन स्क्वायर की घटना एक साधारण घटना नहीं थी। सीरियल की कल्चर साधारण कल्चर नहीं है। जब पहली बार सोवियत संघ में बाहर से सीरियल प्रक्षेपित किए गए और दिखाए गए, तो सोवियत संघ के समाज में जो उथल पुथल मची, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सीरियल ने हमारे देश में जो उथल पुथल मचाई है, आपने कभी उस पर ठंडे दिमाग से विचार ही नहीं किया। आपके दिमाग में तो पॉलिटिकल आइकॉन घूमते रहे। आपने कभी देखा ही नहीं कि कोई सांस्कृतिक माल कैसे अपनी विचारधारा और उसका जनमानस, उसकी जनता तैयार करता है। विभाजित विवेक और विभाजित समाज, ये दो चीजें हमें बड़े पैमाने पर इसने पैदा करके दी। सीरियल जो लोग देखते हैं, वे लोग प्यार कम करते हैं, जान लीजिए। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो जब सीरियल चल रहा हो ना, तो अपने बेटे को हटा के दिखाइए सीरियल के सामने से। जब आप बेटे से कहते हैं ना कि तू अभी सीरियल नहीं दिखाएगा, चल मेरे साथ चल, मुझसे बात कर, तो बेटे को सबसे बड़ा शत्रु अपना बाप नजर आता है, जो उसे लालन पालन करता है। उसे मां नजर आती है, जिसने उसे पेट में रखा है। अपने मां बाप से ज्यादा प्यार करता है सीरियल को बच्चा। आप उसे सीरियल के सामने से हटा नहीं सकते, टेलीविजन के पर्दे के सामने से हटा नहीं सकते। और जो हटाने की बात कहता है, वह उसके लिए शत्रु होता है। ये विवेक, टेक्नोलॉजी महान, टेक्नोलॉजी का प्रेम महान, मां बाप गौड़, ये विवेक जो आया, इसने अमानवीयता के चरम को पैदा किया हमारे बीच में। और हम खुश हैं कि हमारे घर में सीरियल चल रहा है। आपके घर में सीरियल नहीं चल रहा, आपके घर में एक अमानवीयता का रसायन भी तैयार हो रहा है, जिससे धीरे धीरे आप ज्यादा से ज्यादा इनह्यूमन बन रहे हैं। आपके सामने त्रासदियां घटती हैं, लेकिन आप बोलते नहीं हैं, आप घर से निकलते नहीं हैं। यह अमानवीयता और ये अजनबीपन, यह अलगाव का भाव, ये सीरियल कल्चर ने और ज्यादा समृद्ध किए हैं। ये घटे नहीं हैं। आज तक नहीं देखा कि सीरियल देखने के बाद में लोग घरों से निकले हों। सीरियल की कल्चर आपको इनएक्टिव बनाती है, एक्टिव नहीं बनाती। फिलहाल इतना ही रख लें हम लोग, बाद में बात कर लेंगे बहुत सारी। आप लोगों ने इतनी देर प्यार से अचानक सुना, और ये जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसे थोड़ा सा चलाएंगे, हम बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ किस्तें आपके बीच में मैं रखूं, कुछ बातें रखूं, और ऐसी बातें रखूं जिन पर कि आप सोचें। क्योंकि सीरियल की कल्चर को लेकर, सीरियल को लेकर हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में कम से कम बात की है। हमारी आदत नहीं है ज्यादा बातें करने की। मेरे दिमाग में भी ये अभी सुबह ही आई ये बात के सीरियल पे बात की जाए, सीरियल कल्चर पे बात की जाए। हम सब लोग देखते हैं इसे, ये सीरियल की कल्चर कहां से आई, कैसे आई, भारत में कैसे आई, किसका इसने अनुसरण किया, कहां से इसकी डुप्लीकेट चीजें तैयार हो रही हैं।
कैसी इसकी विचारधारा है, कैसे इसके परिणाम निकलेंगे, इन पर हम बात करें। मेरी थोड़ी सी असुविधा है क्योंकि मैं मथुरा में हूं और मेरे औजार नहीं है मेरे पास, मेरी किताबें नहीं है, मेरे नोट्स भी नहीं है, मैं एकांतवास कर रहा हूं और मैं एकांतवास में जितना रिकलेक्ट करके आपसे बात कर सकता हूं वो वही करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका थोड़ा सा मन लगे, आप मेरी बात सुने और सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे पक्का। थैंक यू।